दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को लेकर संग्राम छिड़ा है, जिसकी गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी इसको लेकर खूब हंगामा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 के मुद्दे पर मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र के रण में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अपने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला और यह साफ कर दिया कि विरोधी चाहे जितने जतन कर ले, जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी नहीं होगी। तो क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को लेकर जो हंगामा किया जा रहा है वो फिजूल का है? क्या लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि धारा 370 की वापसी हो पाएगी? क्योंकि सच तो यह है कि विशेष राज्य का दर्जा तभी मिलेगा जब संसद की मंजूरी मिलेगी, और बिना भारतीय संसद की मंजूरी के धारा 370 की वापसी नहीं हो सकती। फिर सवाल यह कि धारा 370 पर विवाद को तूल क्यों दिया जा रहा है? क्या महाराष्ट्र चुनाव में धारा 370 की गूंज बीजेपी के विरोधियों को परेशान करेगी? क्या बीजेपी का महाराष्ट्र में 370 वाला दांव चुनाव को जिताने वाला है? तमाम सवालों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले पर आए स्टेटमेंट्स आपको सुनवा देंगे। कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा, ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। एक कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। तो आगे बढ़ने से पहले आपके सामने सवालों का जिक्र कर देती हूं, जिनके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ की चर्चा। पहला सवाल यही रहेगा कि उमर अब्दुल्ला फैसले के खिलाफ क्या सीधे केंद्र से टकराव की स्थिति को पैदा करेगा? दूसरा सवाल यह भी है कि सदन में रोज रोज का जो हंगामा मचता है, हाथापाई तक बात जा पहुंचती है, वो कहां तक लेकर जाएगी? बीजेपी का महाराष्ट्र में 370 वाला जो दाम है, वो क्या बीजेपी को चुनाव जिताएगा? क्या माहौल को बनाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या एजेंडा सेट कर दिया है? और एक देश एक संविधान की जब बात होती है तो उमर अब्दुल्ला इसकी खिलाफत क्यों करते हैं? हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद रहेगा, जिनसे आपका तारुफ करवा दूं। अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रोहन गुप्ता जी स्क्रीन पर मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं, जुड़ चुके हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टूडियो में मेरे साथ रमनीश वस्त्री राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। संजय द्विवेदी शिवसेना, उद्धव गुटके यूबीटी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोहन गुप्ता, मुझे कंफर्म कीजिएगा अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो मैं आपके साथ ही पहले सवाल की शुरुआत करूंगी। ठीक है रोहन, जल्दी से मैं सवाल पूछना चाहूंगी और मीनवाइल जैसे ही
तहसीन पैच होंगे मुझे बताएंगे। आज प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 370 का मुद्दा लाकर क्या किया है? क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से बीजेपी राष्ट्रवाद के एजेंडे के साथ बढ़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि 370 की बात करना कोई राज्य के चुनावों से जोड़कर देखना चाहिए। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हमने देखा 2-3 दिन से जो गतिविधियां हो रही है, विपक्ष का असली एजेंडा देश के सामने आ गया। ठीक है, आज जो उन्होंने कहा था कि नहीं 370 हम वापस नहीं लाएंगे, उसी डायरेक्शन में चले गए और ये तो संविधान के खिलाफ है। क्या कश्मीर के लोगों को संविधान का फायदा नहीं मिलना चाहिए? क्या कश्मीर के लोगों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए? ये इनकी गठबंधन की जो षड्यंत्रकारी नीति थी वो एक्सपोज हो गई। जो एनसी का जो पूरा मैनिफेस्टो था, जिसपे कांग्रेस पूरा चुनाव चुप रही 370 के बारे में, आज उन्होंने इस बार भी चुप रह के उनकी असलियत देश के सामने रख दी। पूर्णिमा जी, हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो कश्मीर में 370 के बाद में जिस प्रकार की एक शांति आई, जिस प्रकार से देखा होगा कि पूरी मुख्य धारा में कश्मीर जुड़ गया, आज क्या नहीं है कश्मीर के पास। कश्मीर हमारे सर का ताज है। कश्मीर में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, 54,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 80 करोड़ हजार का पैकेज हुआ, कौन से आप विशेष स्टेटस की बात कर रहे हैं? सब कुछ कश्मीर को मिल रहा है। पर विपक्ष के सत्ता में आते ही जो अराजकता कश्मीर में शुरू हुई है, वो ये चीज को दिखाता है कि वो किसके एजेंडा पे काम कर रहे हैं। ये पूरे देश की बात है, सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है कि इस प्रकार के षड्यंत्रकारी नीति वाली पार्टी को एक्सपोज किया जाए। देश की जनता जाने कि जिस कश्मीर में जो शांति बहाल, बहुत मुश्किल से शांति बहाल हुई थी, उस कश्मीर में किस प्रकार से इस षड्यंत्र से शांति को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक और काउंटर आपसे रोहन मैं लेना चाहूंगी। जब ये बात आप भी जानते हैं कि इस वक्त जो भी वहां पर विधानसभा में हो रहा है उसका कोई फायदा नहीं है, सब जानते हैं कि केंद्र का फैसला रहने वाला है, तो फिर क्यों उस बात को महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में माहौल बनाकर विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है? फिर आप कहते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको चुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए। चुनावी रैली में कही गई बात है तो इसको चुनाव से ही जोड़ा जाएगा ना? पूर्णिमा जी, अगर कोई मुद्दा देश से कनेक्टेड होगा, अगर किसी राज्य में चुनाव हो तो बिल्कुल बात तो करेंगे ना प्रधानमंत्री, क्यों नहीं करेंगे? आज जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से एक माहौल, आपने सही कहा कि जब तक केंद्र फैसला नहीं करेगा, अगर केंद्र फैसला नहीं करेगा, ये तो राज्य सरकार को मालूम है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि नहीं, हम लोग पागल नहीं है कि 370 के बारे में सोचेंगे। फिर भी उन्होंने हिम्मत की, क्योंकि उनको मैसेज देना है, क्योंकि उनको ये मैसेज देना है कि देखिए हमारा जो एजेंडा था उस पर हम चल पड़े हैं। पूरे देश में एक मैसेज देना है, उस मैसेज के खिलाफ बात करनी जरूरी है। कश्मीरियों के अस्तित्व की बात है, कश्मीरियों के विकास की बात है, कश्मीरियों के भविष्य की बात है। इसके साथ खिलवाड़ कभी ना प्रधानमंत्री होने देंगे, ना भाजपा होने देगी। ठीक है, संजय द्विवेदी जी आपके पास आती हूँ, फिर उसके साथ ही नीलोफर भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, एनसी की प्रवक्ता है। नीलोफर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन उससे पहले संजय द्विवेदी जी आपके पास आते हैं। क्या ऐसा नहीं लगने लगा है आप लोगों को, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जो एक कांग्रेस का स्टैंड है, या ये कह लूं कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, शायद खुद कांग्रेस को नहीं पता, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाई, 370 का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी घेर रही है कांग्रेस को। कहने का मतलब यह है कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गले की फांस एज एन अलायंस पार्टनर कांग्रेस बन रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में इसका नुकसान संभवतः आपके अलायंस को होगा। देखिए पूर्णिमा जी, मैं एक बात बता दूं आपसे, 370 धारा हो, भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर हो, हनुमान चालीसा हो, ऐसे बहुत से सांप्रदायिक विषय हैं जो दिल्ली में उठाए जाते थे, पश्चिम बंगाल में उठाए जाते थे, और जहां जहां महाराष्ट्र में उठाए जा रहे हैं। देखिए आज जनता क्या देख रही है? महंगाई, बेरोजगारी देख रही है। जनता ये देख रही है कि साहब जब सरकार नहीं गिरा पाए, सरकार नापसिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जो बनी 2019 में महाविकास आघाड़ी के रूप में, तो इन्होंने सरकार ही खरीद ली, सरकार खरीद के सरकार बना ली, एनसीपी तोड़ दी, शिवसेना तोड़ दिया, यहाँ तक कि शिवसेना का सिंबल और शिवसेना का नाम भी ले लिया इन्होंने। लेकिन देखिए उद्धव ठाकरे जी, माननीय शरद पवार जी रुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहे, मसाल चुनाव चिन्ह लेके आगे बढ़ते रहे, और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में दिखाया कि साहब इन विषयों से जब जनता का जिसका मतलब है, वो मतलब ये है कि हमें चाहिए रोजगार, महंगाई और इस तरह की राजनीति के जो शिवाजी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुरूप ना हो। तो जो 370 धारा हो, अगर मैं सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर अभी चुनाव हुए विधानसभा के, अगर 370 धारा पूरी जम्मू कश्मीर जनता ने स्वीकार तो दे दी होती, स्वीकार कर लिया होता, तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां भी बनी होती।
लेकिन उन्होंने उतनी स्वीकृति नहीं दी। लेकिन सरकार बन गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की या कांग्रेस की मिलकर सरकार बन गई, या उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव में 37 सीटें सपा जीती, ठीक है, कांग्रेस जीती। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। आप कह रहे हैं वहां पर राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, पॉइंट टेकन संजय द्विवेदी जी। लेकिन मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी हो? देखिए, ये हमारा जो विषय है, ये हम इस पे आपके यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे। नहीं, अभी तक आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया इसको लेकर। वो हंगामा मचा है, हल्ला मचा है, आपके अलायंस के एक पार्टनर जो आपके अलायंस को लीड कर रही है वो वहां पर सरकार बना चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और आप अभी तक इस पर चर्चा ही नहीं की आप लोगों ने। मिलते हैं तो सर क्या चाय बिस्किट खाते हैं, खत्म हो जाता है क्या मामला? 370 धारा, अब आप सुने तब तो ठीक है ना सुने तो कोई बात नहीं। 370 धारा, यह भगवान श्री राम का मंदिर ये बनना जो जरूरी है वो हुआ। अब अगर 370 धारा इन्होंने हटाई है तो कैसे इन्होंने हटाई और उन्होंने विधानसभा में कैसे पास किया, ये तो इनका विषय बन गया ना। मैं सीधा पूछ रही हूँ सवाल, मेरे सवाल को द्विवेदी साहब घुमाइए मत। बहुत सीधा, बहुत मासूम सा सवाल है मेरा द्विवेदी साहब। आप चाहते हैं 370 की वापसी हो जम्मू कश्मीर में? शिवसेना ने उस समय स्वागत किया था 370 धारा जब हटी थी, बस मैं कहता हूँ। लेकिन बात इसकी नहीं है, हमारे स्वीकार करने से या न करने से इसका मतलब आपने इस बात का स्वागत किया था कि 370 हटी थी, आज आप ये नहीं कह रहे हैं कि 370 वापस आना चाहिए जम्मू कश्मीर में। ये समझूं मैं इसको? अब ना इसकी ऐसे समझिए ना, इसको ये समझिए कि जो जम्मू कश्मीर सरकार बनी है वो वहाँ के संविधान में क्या है, वहाँ का संविधान नहीं है साहब, पूरे देश में एक ही संविधान है द्विवेदी साहब। शायद पूरे सुनिए द्विवेदी साहब सुनिए, आप कान घुमा के पकड़ना चाहते हैं, मैं सीधे पकड़ रही हूँ। आप अपने बातों में घुमाइए मत अननेसेसरी। मेरा बहुत सीधा सवाल था, आपने उसका जवाब दे दिया कि जब 370 हटा आपने उसका स्वागत किया, बात खत्म हो गई। तहसीन पूनावाला इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तहसीन, आपका भी स्वागत करती हूँ। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में आज जो 370 का मुद्दा उठाया गया, जिसको लेकर प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह ने यह कहा कि विपक्ष क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, असली चेहरा इनका सामने है, आपको लगता है कि महाराष्ट्र के चुनावों में यह किसी तरीके का इंपैक्ट करेगा? दो बातों पर फोकस किया गया, 370 और संविधान। 370 जहां पर कांग्रेस इस वक्त एक कंफ्यूज स्टेट में है, संविधान वो एक मुद्दा जिसके आधार पर पूरा 2024 का चुनाव इस पार्टी ने लड़ा था। पूर्णिमा जी, आपकी शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपके शुक्रिया के साथ हूँ। महाराष्ट्र के चुनाव में, महाराष्ट्र की असेंबली का चुनाव है, महाराष्ट्र के राज्य के मुद्दे होंगे। अब भाजपा क्यों सारे देश की और सारी दुनिया की बात करनी सिवाय महाराष्ट्र होंगे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं। पिछले 10 साल में महाराष्ट्र में जो नौकरी का स्तर है वो गिरा है। महाराष्ट्र इस देश का सबसे पैसे वाला सूबा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स घटे हैं, वहां पर जो FDI आ रहा है वो घटा है, और ओवरऑल महाराष्ट्र की प्रोग्रेस खत्म हुई है। मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट बता दी है, और ये बहुत वरिंग साइन है, क्योंकि महाराष्ट्र का 40% हमारा देश की इकॉनमी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, और वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट गिरता है तो देश की हालत ठीक नहीं होती, आर्थिक हालत। इसलिए उनको इन मुद्दों पर बात नहीं करना है, इसलिए वो इन मुद्दों पर डाइवर्ट करते हैं। पूर्णिमा जी, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, महाराष्ट्र की पार्टियां महाराष्ट्र का चुनाव जीतते 370 क्या ला सकती है, निकाल सकती है? कांग्रेस बहुत स्पष्ट है 370 के मामले में। कांग्रेस का स्टैंड, ऑफिशियल स्टैंड यही था कि 370 जाना चाहिए था। जिस तरह से निकाला वो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने उसका स्वागत किया। अब कोई भी 370 वापस नहीं ला सकता है। कांग्रेस के पास मेजॉरिटी नहीं, इंडिया अलायंस के पास मेजॉरिटी नहीं, पार्लियामेंट नहीं ला सकती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। ये कैसे आ सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। तो उस मुद्दे पर बात क्यों करना चाहती है भाजपा, के डाइवर्ट करना चाहती है? पूर्णिमा जी, आप कल जानते हैं यासीन मलिक जो एक आतंकवादी जो कॉन्विक्टेड है, कल उनकी पत्नी ने राहुल गांधी जी को पत्र लिखा। हैरानी की बात क्या है, मैं राहुल जी और मैं सब चेक कर रहा था, राहुल जी को अब तक पत्र नहीं मिला यासीन मलिक की पत्नी तक। भाजपा के सभी नेताओं को और सभी जितने भी प्रवक्ता है, मेरे भाई रोहन भाई के पास पे आ गया होगा, यासीन मलिक की पत्नी का पत्र आ गया। मतलब उसकी पत्नी राहुल गांधी को पत्र लिखती है, राहुल गांधी के पास पत्र नहीं जाता, बीजेपी के पास पत्र जाता। क्यों? क्योंकि देश का बंटवारा करना, देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। लेकिन आप कितना भी बांटने की कोशिश करोगे, वोट सिर्फ बीजेपी का कटने वाला है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र की आवाम, महाराष्ट्र की जनता एक है, हिंदू हो या मुसलमान, आदमी हो या औरत, कोई भी हो, सभी लोग भाजपा को हराना चाहते हैं। महाराष्ट्र में एक ही नारा चल रहा है, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल, और अजीत पवार टाटा बाइडेन। ठीक है, रोहन गुप्ता जवाब देना चाह रहे थे इसका। रोहन जी,
अनम्यूट करेंगे रोहन जी, अनम्यूट करेंगे। मैं दो तीन जो चीजें बात हुई पूरी डिबेट में, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, उन्होंने कहा महाराष्ट्र की बात, बिल्कुल महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र का चुनाव वहां पे होनी चाहिए। वो तो बात तो जब इनका जो कल गुब्बारा आया 5 गारंटी का, वहीं पे फूट गया। जो आप पूरे देश में घूमकर आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, ओपीएस की बात कर रहे हैं, दोनों मुद्दे गायब हो गए। क्योंकि आपने, लगता है आपके जो अध्यक्ष हैं उनकी बातों को शायद सुनना शुरू किया है कि हवा में बातें मत करिए। महाराष्ट्र की बातों को कभी गारंटी तो जो चाहिए वो तो गारंटी सरकार से मिल रही है। उनको आपकी हवाई बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको महाराष्ट्र को हिमाचल नहीं बनने देना है, उनको महाराष्ट्र को तेलंगाना नहीं बनने देना है, उनको महाराष्ट्र को कर्नाटका नहीं बनने देना। सरकार जिस प्रकार से लाडली बहना योजना में काम कर रही है, सरकार जिस प्रकार से वादा किया है कि एमएसपी के माध्यम से हर किसान को अपना अधिकार दिया जाएगा, जिस प्रकार से सारे वादे किए, जनता उसको स्वीकार कर रही है। पर आपका ये कहना है कि इतना बड़ा मुद्दा जो कश्मीर में हो रहा है उसका महाराष्ट्र में असर, अरे पूरे देश की जनता का मुद्दा है। 370 हर एक भारतीय का मुद्दा है। 370 हर एक उस भारतीय का मुद्दा है। वो चाहता है कि कश्मीर हमारे विकास की धारा में आगे बढ़े। आप कैसे ये बात कर सकते हैं? 370 हटने के बाद में जिस प्रकार से 70% आतंकवाद के मामले कम हुए, 80% नागरिकों की हत्या हुई, 300% पर्यटन में वहां पे वृद्धि हुई, 80,000 करोड़ का वहां पे इन्वेस्टमेंट। तो मतलब आप ये मानते हैं कि 370 का मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव में प्रभावी है। और यही रोहन गुप्ता मेरा सबसे पहला सवाल था कि 370 के मुद्दे को चुनावी रैलियों में उठाकर महाराष्ट्र में क्या बीजेपी फायदा पाना चाहती है? तहसीन जल्दी से बात फायदे की नहीं है। मैं एक भी 30 सेकंड, अगर मुद्दा है प्रभावी, अगर ऐसा होता साहब, तो 2014 में राष्ट्रवाद को लेकर माहौल नहीं बनाया जाता, 2019 में दोबारा से राष्ट्रवाद को लेकर माहौल नहीं बनाया जाता, राष्ट्र प्रथम की बात नहीं की जाती। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको 2014-2019 में वो फायदा नहीं मिलता जो आपको मिला है। पूर्णिमा जी, आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो हाल हुआ है वो भाजपा ने तो नहीं किया ना, वो तो एनसी और कांग्रेस ने किया है। अगर वो जानते हैं कि 370 की बात हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्यों विशेष दर्जे की बात करें? कश्मीर को विशेष दर्जा मिल रहा है। जी पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और भगवान से हम सब प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको लंबी आयु दे और स्वस्थ आयु दे। दो चीज, पिछले 10 वर्षों में 2.5 लाख किसानों ने मेरे महाराष्ट्र में आत्महत्या किया है। पिछले 10 सालों में 2.5 लाख किसानों ने, ये इनकी गारंटीज है हमारे किसानों के लिए। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी चीज, मैं बिल्कुल रोहन भाई से इत्तेफाक करता हूँ, 370 पूरे मुल्क का मामला है। 370 अपोज करने वाले पार्लियामेंट के अंदर एक ही व्यक्ति थे जो आज तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, बाय द वे। बाकी सारे कश्मीर के लीडर्स अरेस्ट हुए। वो थे माननीय प्रधानमंत्री के गहरे दोस्त गुलाम नबी आजाद साहब। वो आज भी उसी बंगले में रह रहे, वो उनका कोई पद नहीं, तब भी उनको ल्यूशन में बंगला दिया गया है और अब भी वो वहीं पर रहते 370 का विरोध करने वाले। बाकी सबने कहा 370 किया, वो अच्छी बात है, कम से कम कांग्रेस का ये स्टैंड था। अब तीसरी बात पे हम आते, 370 देश का मुद्दा है। मैं बिल्कुल रोहन भाई से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे कोई इस शो पे नहीं समझा सकता है कि महाराष्ट्र की असेंबली में मान लो कांग्रेस की सरकार आती, वो कैसे 370 हटाएगी? हटा सकती। पूर्णिमा जी आप भी जानते हो उसका क्या, उस मुद्दे का महाराष्ट्र के चुनाव से कोई मसला नहीं। जब प्रस्ताव लाया गया जम्मू कश्मीर विधानसभा में, जब प्रस्ताव लाया गया तो कांग्रेस ने उस दौरान क्या किया? कांग्रेस ने क्या अपोज किया? मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने अपोज किया? नहीं किया। कांग्रेस ने अपोज नहीं किया उसको लेकर। मैं आपको बताता था, कांग्रेस ने वोट नहीं किया उस पर, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी रेजोल्यूशन लाया जाए, पूर्णिमा जी रेजोल्यूशन कुछ भी ला सकते, एलजी साइन करेगी, उसके बाद पार्लियामेंट को पास करना है। बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए तो मैंने कहा कि सीधे सीधे ये राजनीतिक दांव है, अननेसेसरी। ठीक है, पूर्णिमा जी में 10 सेकंड लूंगा। क्या पार्लियामेंट 370 को वापस पास करने वाला है? नहीं। और पार्लियामेंट मान लो किसी कारण का पास नहीं करेगा, कि सुप्रीम कोर्ट उसे अपॉइंट करेगा, वो होगा नहीं। तो जो नहीं होगा उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जो 2.5 लाख मेरे किसान ने आत्महत्या किया उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। जो मेरे इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में खत्म हो रहे हैं उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। जो मेरे महाराष्ट्र को 1 रुपया महाराष्ट्र देता 7 पैसा टैक्स मिलता, उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा समय लूंगी। तीन मेहमानों से अभी तक मैं प्रतिक्रिया नहीं ले पाई हूँ। नीलोफर जी मेरे साथ हैं, रमनीत जी हैं, और साथ ही मेरे साथ चंदेगुट से बीडी सिंह साहब भी हैं। नीलोफर जी जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया लेते हुए, जो तहसीन ने कहा उसी को मैं आगे बढ़ा देती हूँ। 370 का जिक्र महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन 370 को लेकर जो हो हंगामा, जो हो हल्ला, मारपीट तक की नौबत विधानसभा में आज भी यही स्थिति देखने को मिली है। अरे किस बात के लिए मैडम, किस बात के लिए? ना आपके पास अधिकार, ना आपके पास अथॉरिटी, आपके पास कोई पावर नहीं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए कि देखिए हम 370 को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।
देखिए पूर्णिमा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक कोई ऐसी सियासत नहीं की है कि जिसमें हमें लोगों को दिखाना पड़े कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। हमने जो मुद्दे उठाने हैं 5 साल में, हमने रोड मैप जो है मैनिफेस्टो की शक्ल में ऑलरेडी दे दिया है, जिस पर हमने लोगों से वोट भी मांगे। तो आज मैस्यू जो मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उस मैंडेट को देखकर भी मिला है, और उसमें हमारी एक जो हमने एक सीरियल नंबर 1 पर रखा था कि स्टेटहुड के साथ साथ हम 370 की वापसी भी मांगेंगे। और उसी मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमने असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास किया कि हम पीसफुली चाहते हैं कि एक मैकेनिज्म डिवाइस हो जाए ताकि हमारा मुल्क जो है, जिसने हमें अपने प्रिविलेजेस दे दिए थे, जिसने हमें खुसूसी स्टेटस दे दिया था, जिसने हमें डिग्रेड किया 5 अगस्त 2019 को, वो स्पेशल स्टेटस जो है वो हमें छीन लिया गया था हमारी कंसेंट के बगैर। क्योंकि आप खुद जानते हैं गवर्नर एट दैट टाइम रिप्लेस्ड द कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ, ही गिव द कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई है, वो ये दर्शाना चाहती है, लोगों को बताना चाहती है हेलम ऑफ अफेयर्स कि हमारी कंसल्ट तो उस वक्त थी ही नहीं। तो एक टेम्पररी अरेंजमेंट को लेकर पूर्णिमा जी लेट मी कंप्लीट, पूर्णिमा जी लेट, आई वाज लिसनिंग वेरी वेरी कामली। टेम्पररी अरेंजमेंट था, अगर वापस आप उसको वापस लाना चाहते हैं, सुनिए उस अरेंजमेंट उसकी आड़ में क्या क्या वापस आएगा ये बता दीजिए, उसकी आड़ में क्या क्या वापस आएगा ये बता दीजिए जम्मू कश्मीर में। पूर्णिमा जी, जो आपके लिए टेम्परेरी है या रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए टेम्परेरी नहीं, वो संविधान में टेम्परेरी है, मेरे लिए नहीं है। संविधान को तो मानती है ना नीलोफर जी, कमिटमेंट नहीं, संविधान को तो मानती है ना, संविधान में वो टेम्परेरी है। पूर्णिमा मिश्रा का अपना कोई संविधान नहीं है, देश का एक संविधान है। आपको उस एक संविधान से दिक्कत है क्योंकि आपको अपना अलग संविधान चाहिए। पूर्णिमा जी मुझे बोलने दे दीजिए, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरों के अंदर अंदर कुछ चीजें देश से मांग रही हूं तो क्या गलत है? बेसिकली बीजेपी को पेन इसलिए लग रही है क्योंकि उनको पता है जब असल मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे असेंबली में, तब उनकी जो नाकारा, उन्होंने जो यहाँ पर हालात ही पैदा नहीं किए 5 अगस्त 2019 के बाद, बल्कि कोई भी चीज जो जम्मू कश्मीर के हित में थी वो उन्होंने कभी की नहीं, उस पर पर्दा उठेगा। तो डाइवर्शन के लिए ये हल्ला गुल्ला करना, ये शोर मचाना, ये हंगामा करना, ये उनकी आदत बन गई है और इस आदत से उनको कोई नहीं छुड़ा सकता। एक और आदत नहीं छूट सकती, वो ये ना समझे, एक और आदत नहीं छूट सकती नीलोफर जी, और वो आदत नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये कहने की नहीं छूट सकती रेस्ट ऑफ द इंडिया। आप लोग आज तक अपने अंदर ये आत्मसात ही नहीं कर पाए कि आप उसी इंडिया का हिस्सा हैं। दिक्कत और आदत और शब्द जो सोच है वो इस बात की है मैडम कि आप अपने आप को इंडिया का हिस्सा आज तक समझ ही नहीं पाए, इसीलिए आपको एक संविधान से भी दिक्कत है, आपको एक विधान से, एक झंडे से, आपको 2 निशान चाहिए, आपको 2 सिटीजनशिप चाहिए, एक सिटीजनशिप हमारी जम्मू कश्मीर की हो, एक सिटीजनशिप इंडिया की हो, क्योंकि आप कहते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया। नीलोफर जी, हमारे देश ने हमें दे दिए थे। आप एक देश में रहती हैं, उस देश का नाम है भारत, जम्मू कश्मीर उस भारत का हिस्सा है। ये अपनाने में अगर आपको दिक्कत है तो यही रकस होगा जो हो रहा है मैम। हमेशा जम्मू कश्मीर को नेशनल इशू बनाने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर नेशन का पार्ट है मैडम, जम्मू कश्मीर नेशनल इशू नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है और तब वो नेशनल इशू बनता है, जम्मू कश्मीर नहीं बनता है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं नेशनल इशू हैं, जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट इशू हैं, जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तान की बोली बोली जाती है तब इशू है, जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की भाषा बोली जाती है और आप उनको अपना बताते हैं तब दिक्कत है। थॉट प्रोसेस का प्रॉब्लम है मैम, कुछ नहीं कर सकते उसका, कुछ नहीं कर सकते, थॉट प्रोसेस का प्रॉब्लम है। जिम्मेदार कौन, मुझे बता दीजिए पूर्णिमा जी, जिम्मेदार कौन? मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, और अब जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन? सरकार आपकी आई ना 10 साल बाद, सरकार आपकी आई ना 10 साल बाद, अब जो हो रहा है उसके लिए बताइए कौन जिम्मेदार? जब से आप लोगों ने शपथ ग्रहण किया है ब्लेम गेम खेलते रहिए, सोल्यूशन की तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगे नहीं साथ मिलकर। मैडम ये अरे मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर कहते हैं कि सेंट्रल के साथ अलाइन होकर काम करना चाहते हैं तो सेंट्रल के साथ अलाइन होकर काम करिए ना।
किसने मना किया मीडिया आपको? में बैठकर ये कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रही हूँ नीलोफर ये जी हमारे पास कि नहीं उस है। विधानसभा ये में आपको जहां पता पर होना जम्मू चाहिए, कश्मीर के चीज की है। इंपॉर्टेंट इश्यूज पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां पर बिल्कुल 370 की वापसी पर आज तो चर्चा हो रही है, शांतिपूर्वक 35 की होगी, वापसी जब पर बीजेपी चर्चा हो रही है। वालों को मार्शलों ने निकाल दिया, तब जाकर वहां पर पावर हुई, तब जाकर एम्प्लॉयमेंट पर ठीक है, बात बीडी होगी, सिंह साहब तब एक बार जाकर आपसे रिजर्वेशन प्रतिक्रिया पर लेना बात चाहूंगी। होगी। बीडी सिंह सर एक बार आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, फिर रमनीश जी आपके पास सुर्खियों के बाद में आऊंगी। बीडी सिंह साहब, जिस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर में है, उसका इम्पैक्ट आपको लगता है कि आपकी साथी पार्टी महाराष्ट्र में लाना चाहती है और वो आपको चुनावों में फायदा पहुंचाएगा और ये विपक्ष के लिए चुनौती हो सकता है? देखिए पूर्णिमा जी, मैं इसका ये सवाल का दो तरह से जवाब दूंगा जो है। एक तो पहली बात ये कि जो है, जब एनसी को ये मालूम है कि जो है ये वापसी नहीं हो सकता है, उसके बावजूद भी वो प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत थी? और अगर प्रस्ताव लाया तो उनकी जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, उसने अपोज क्यों नहीं किया कि जो चीज तुम्हारे में तो सरकार सेंट्रल में है न कहीं पे है जो है, तो उस प्रस्ताव लाने का क्या केवल हल्ला मचाने का और जो है विधानसभा का केवल जो है क्या कहते टाइम बर्बाद करने का। और आगे मैं बता रहा हूं कि जैसे अभी तहसीन जी बता रहे थे महाराष्ट्र की पोजीशन ये है कि आज सुबह जो है दिंडोसी के जो यूबीटी के जो एमएलए हैं सुनील प्रभु जी, एक दिंडोसी के मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद में कुछ भी मौलाना जी से बात करते हैं। मौलाना जी का नाम जावेद करके है। जावेद जी बाहर आके उसको स्पीच देते हैं कि पहले वाले जैसे बाला साहब ठाकरे की ये शिवसेना अभी नहीं है, अभी ये शिवसेना चेंज हो गई है, ये शिवसेना मुसलमानों के साथ में है, मैं अभी इनके साथ में है। तो और इस चीज को जो है सुनील प्रभु ने एक्सेप्ट किया कि मैं मस्जिद में गया था, मौलाना जी ने भी जो है इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ सुनील प्रभु जी आए थे। तो ये जो है केवल वोट की राजनीति हो रही है। यहाँ जो है माननीय शिंदे साहब का जो विकास की धारा बढ़ रही है, जिसमें लाडली बहना, टोल फ्री, ये सारी चीजें जो है, तो ये केवल जो है केवल मुद्दे से भटकाने की बात चल रही है। ठीक है, और आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। रमनीश वत्स जी आपके पास आती हूँ। दोनों ही इश्यूज को मैं कोलैप कर देती हूँ। एक तरफ महाराष्ट्र में 370 वाला दाव और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में बेवजह का हो हल्ला। देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि ये राष्ट्र का मुद्दा है। धारा 370 मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कश्मीर का ये मुद्दा है, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा है तो राष्ट्र का मुद्दा है, क्योंकि राष्ट्र का हिस्सा ही तो कश्मीर का है। भले ही ये कांग्रेस, ये एनसी की प्रवक्ता यहाँ पे अभी सामने नहीं है, लेकिन मेरा उनसे बहुत सारे सवालात थे। सबसे पहली बात है कि भारतीय संविधान की शपथ लेकर के उमर अब्दुल्ला जी सीएम बनते हैं, और सीएम जब ये संविधान की शपथ लेकर के बनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव यदि धारा 370 की वापसी के लिए लेकर के आते हैं तो मुझे लगता है असंवैधानिक है। असंवैधानिक और नाजायज मैं इसलिए मानता हूं कि सबसे पहली बात है, यदि आपकी अलायंस कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में होती देश में और उसके बाद ये यदि इस तरह की आप मांग करते तो मैं मानता कि चलो ठीक है, दोनों सदनों में फिर से ये वापसी करा सकते हैं। लेकिन आज जब आप हैं नहीं, जब कहते हैं ना एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना वाली बात, तो आज ये एनसी के जो उमर अब्दुल्ला जी हों, चाहे पीडीपी के तरफ से हो, चाहे राशिद इंजीनियर जो आतंकी हुआ करता था उसके विधायक जो उसका भाई जो उसके तरफ से हो, और यासिन मलिक तो है नहीं, लेकिन यासिन मलिक आतंकी के साये में जितने सारे आज विधायक जो आज चुन करके आए हैं कश्मीर में, वो सारे के सारे लोग आवाज आज उठा रहे हैं। लेकिन बात है कि आप जो आवाज उठा रहे हैं, ये बात सच है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 में ही कब्र में ये दब गया था। धारा 370 कब्र में दब चुका है। आप सिर्फ धूप और बत्ती जला सकते हैं, लेकिन आप धारा 370 की वापसी करने का हिम्मत नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत नहीं है आप में। अब फिर बात है कि आप क्या चाहते हैं? 75 सालों में जो चीजें नहीं हुई, क्या उसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने आज तक धारा 370 को हटाने की हिमाकत नहीं की। क्यों नहीं की? कि सबसे पहले बीज ही तो उसने बोया। इसका मतलब है कि आप आदिवासी, जो आज पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित है, जो दलित है, उसके हक को फिर से आप छीनना चाहते हैं। आप संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो क्या संविधान हक दिलाता है ना उनको, आप उसके हक को छीनना चाहते हैं। इसका मतलब
आज जो बकरबग्गा है, गुज्जर है, वो समाज जो है आज जिसको हक मिला है, आज पहली बार हक मिला है। धारा 370 के हटने के बाद पहली बार जो हक मिला है, आप उसको छीनना चाहते हैं, इसका मतलब लेकिन छीनना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं। हाँ, तो हमारा संविधान हमसे छीन लिया गया, ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। तहसीन अपना जवाब दीजिएगा, फिर रोहन जी आपके पास आती हूँ काउंटर के लिए, द्विवेदी साहब फिर आपके पास भी। तहसीन, इस वक्त दिल्ली के अंदर, हमारे कैपिटल के अंदर सोनम वांगचुक जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो क्या डिमांड कर रहे हैं? लद्दाख के अंदर स्पेशल स्टेटस, वो ये डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस 6 शेड्यूल के नीचे क्या है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति, भारतीय लेकिन बाहर का व्यक्ति जो लद्दाख के बाहर है, वो लद्दाख में जमीन नहीं खरीद सकता, वो लद्दाख में वोट नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। ये 6 स्टेटस है। आर्टिकल 371 में 370 दफन हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ये दफन हो गया। लेकिन ये सारे शो में पूर्णिमा जी, मुझे ये लग रहा है हम क्या जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव को डिस्कस करें? जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव हो गया, इंडिया अलायंस की सरकार बन गई, वहां पे उनकी हुकूमत आ गई। अब महाराष्ट्र का चुनाव है, लेकिन ये जबरदस्ती डिबेट किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र के मुद्दों पर बातें हो। आपके पूरे चुनाव में मैंने एक महाराष्ट्र की बात नहीं सुनी। जितने भी महाराष्ट्र के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, इन्वेस्टमेंट के मुद्दे, नई फैक्ट्री के मुद्दे, मैंने उठाए। रोहन भाई ने एक बात की कि 50,000 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर आया। मैं उनका स्वागत करता, इस्तकबाल करता, अच्छी बात है। मुझे रोहन भाई आपके शो पे बता दे, एक फैक्ट्री कश्मीर में खुली है, एक। मैं 4 फैक्ट्री 5 फैक्ट्री, एक नई फैक्ट्री खुली, एक भी नहीं खुली। 60,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट कहा गया। वो सत्यपाल जी कह रहे थे ना, कौन सा क्या चल रहा था, कौन सा इंश्योरेंस वाला, वहां पर गया 60,000 करोड़। मैं नहीं जानता, पैसा आया, हमारे भारतीयों के लिए आया, अच्छी बात है। तीसरी बात मैं कर रहा हूं, मैं दोबारा से बात करना चाहता हूँ। कोई एक असेंबली में रेजोल्यूशन लाए, किसी आतंकवादी की पत्नी किसी को पत्र लिखे, इसका महाराष्ट्र के चुनाव से क्या लेना देना? महाराष्ट्र के मुद्दों को हम क्यों डिस्कस नहीं कर रहे? टेस्ला, मैं आपकी बात में समाप्त करता हूँ। टेस्ला पिछले 6 से 8 महीनों में डिस्कस कर रहा है कि वो महाराष्ट्र में आना चाहता है। उन्होंने एक फैक्ट्री भी पुणे में खोल दी। मैं पुणे से हूँ, मेरा सर नहीं पुणे वाला। मेरे दोस्त की बिल्डिंग में उन्होंने ऑफिस खोला है। टेस्ला क्यों अब तक नहीं आया? उनकी प्रोविजंस क्यों नहीं? अब आप देखिए इस चीज को, महाराष्ट्र में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दूसरे सूबे में जा रहे, जो प्रोजेक्ट बाहर जा रहे। सेमीकंडक्टर का पहला प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगने वाला था, ये आप लोगों ने कवर किया। वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगा? जिस सूबे में गया वहां से वो सूबा निकल गया, क्योंकि वहां पे वो कंड्यूसिव एटमोस्फेयर भी नहीं था। तो आप क्यों महाराष्ट्र के से भेदभाव कर रहे हैं? हर 1 रुपये जो महाराष्ट्र कॉन्ट्रीब्यूट करता है देश को, महाराष्ट्र को 7 पैसा वापस करता है। 7 पैसा। हम 1 रुपया देते हैं, हमें 7 पैसा मिलता है। इन मुद्दे पे बात नहीं करनी है तो बात कौन से मुद्दों पर करें? कश्मीर में 370, यासीन मलिक की पत्नी, ये कोई मुद्दे है? यासीन मलिक की पत्नी पत्र लिखती है तो राहुल जी को नहीं मिलता है, तो बीजेपी के पास पहुंच जाता है। ये कैसा रिलेशनशिप है? ठीक है, रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिएगा। 2 चीजें उन्होंने बात की। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 370 इज डन एंड डस्टेड, मैं हिम्मत में चैलेंज करता हूं कि एक भी कांग्रेस प्रवक्ता ये बात बोल पाए। पूरा चुनाव गोलमोल कहा कि 370 वापस लानी चाहिए, एक भी कांग्रेसी प्रवक्ता ने एक भी डिबेट में इसका जवाब नहीं दिया। आप बोल सकते हैं आप राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस आपका उपयोग नहीं करिए। दूसरी बात आपने कहा जम्मू कश्मीर इन्वेस्टमेंट में, थोड़ा सा आप भी स्टडी करिए। आप जानते हैं कि मैं विदाउट स्टडी बात नहीं करता हूं। 99,000 करोड़ के प्रपोजल वहां पे इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मिले हैं। देयर इज अ न्यू पॉलिसी, 10 साल की पॉलिसी और 99,000 करोड़ के प्रपोजल ऑलरेडी हैं जो इंप्लीमेंटेशन में शुरू हो गए। आप समझिए किस प्रकार से कश्मीर मुख्य धारा में जुड़ गया। जिस प्रकार से आज कश्मीर में राजनीति शुरू हो गई है, कश्मीर सिर्फ मात्र एक राज्य नहीं है, पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान को जिस प्रकार से ये कंसर्न है, तहसीन ये कह रहे हैं रोहन गुप्ता जी कि महाराष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा करने से ज्यादा 370 पर ज्यादा चर्चा हो रही है, जबकि वहां पर चुनाव संपन्न हो चुका है, सरकार उनको मिल चुकी है। अगर आपने पूर्णिमा जी, अगर आपने प्रधानमंत्री जी के दोनों भाषणों को सुना हो, आज वो दोनों जगह 2 जगह पे उनकी जनसभा थी, वहां पे करीब हर जगह पे उन्होंने आधा घंटा भाषण दिया। मेजरली उन्होंने महाराष्ट्र की बात की है, लाडली बहना की बात की है, हर योजना की बात की है, किस प्रकार से महाराष्ट्र डेवलपमेंट में आगे बढ़ा है, किस प्रकार से जो अपेक्षाएं वो पूरी हुई, सब बात की है। पर आपको ये लगता है कि एक ही मुद्दे पे सुनना है, क्योंकि कश्मीर देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत अनएक्सपेक्टेड था तहसीन कि 370 का मुद्दा महाराष्ट्र में चर्चा में आ जाएगा। अनएक्सपेक्टेड था विपक्ष को कि नहीं करेंगे इसको लेकर चर्चा। महाराष्ट्र की आवाम बहुत ही इंटेलिजेंट है। मैं कह रहा हूँ आप महाराष्ट्र में कहीं पर भी जाइए यही नारे लगते, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। सब महाराष्ट्र में यही नारे लग रहे हैं। और दूसरा नारा लगता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अजीत पवार ने ठगा नहीं। तो अजीत पवार और भाजपा के खिलाफ ये नारे लग रहे हैं। लेकिन दो बातें मैं रोहन भाई में मानता हूँ, रोहन भाई बीजेपी के बेहतरीन प्रवक्ताओं में से,
और जब कांग्रेस ने बहुत अच्छा बोलते, बहुत रिसर्च करते, ये बात बिल्कुल सही है। प्रपोजल है 99,000 करोड़ की, 99,000 करोड़ क्या माशाल्लाह 5 लाख करोड़ की प्रपोजल है भाई। प्रपोजल है ना, एक इंडस्ट्री का नाम रोहन भाई ने नहीं दिया है जो कश्मीर में है, लेकिन मैं आपको कई इंडस्ट्री के नाम दे सकता हूं जो महाराष्ट्र से दूसरे सूबे में चले गए। क्यों? ये जो महाराष्ट्र के साथ भेदभाव हो रहा है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, 1 रुपया मेरा महाराष्ट्र देता है मेरे भारत को और हमें 7 पैसा मिलता है। हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। हम बात करते हैं हमें 1 रुपए का 7 पैसा क्यों मिला। मैं ये नहीं बोल रहा दूसरे सूबों को पैसे नहीं मिलने चाहिए, मैं कह रहा हूं मिलना चाहिए। मुझे अपना अधिकार क्यों नहीं मिला, मेरी इंडस्ट्री क्यों बाजार है। 370 की आप बात कर रहे हो, यासीन मालिक की पत्नी ने पत्र लिखा, ये कौन सा जवाब हुआ। मेरे सूबे की बात कीजिए ना, जब जनरल इलेक्शन आएगा हम 370 पे डिस्कस करेंगे, 100% करेंगे, करना चाहिए उस पर डिस्कस। ठीक है, लेकिन आज मुद्दा मेरे महाराष्ट्र के, इसमें भी तो मुझसे भेदभाव मत मैं कीजिए। महाराष्ट्र का बोलना चाहूंगा। ठीक है, 30 सेकंड में जल्दी से रोहन जी। हाँ, आप देखिए तहसीन भाई, आप आंकड़े स्टडी कीजिए, महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट जहां पे रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ 0.5% है। इतनी सारी योजनाएं जो आपने कहा कि नहीं ये लोग रेवड़ी बांट रहे हैं, शिंदे जी ये कर रहे हैं, लाडली बहना में इतने पैसे दिए, किसानों को इतने पैसे दिए, एमएसपी की गारंटी, उसके बाद भी जिस राज्य में सिर्फ 0.5% रेवेन्यू डेफिसिट हो, उससे अच्छा मैनेजमेंट क्या हो सकता है। आज भी महाराष्ट्र पूरे देश में नंबर 1 पे है। आप आंकड़ों को सिलेक्टिव मत लेके जाइए। अगर गुजरात हो या महाराष्ट्र, कोई भी राज्य हो जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा है, उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। डोंट आइसोलेट, दिस इज नॉट अवर जॉब। ठीक है, हम लोगों को द्विवेदी काम जी, नहीं है। महाराष्ट्र आगे बढ़ता रहेगा, उसके साथ में द्विवेदी जी जल्दी से आपके काउंटर के साथ। द्विवेदी जी, देखिए पूर्णिमा जी, देखिए जिस देश में 750 किसान एक 3 कानून वापस करने की मांग को लेकर बलिदान हो जाते हैं, उसके बाद वो कानून वापस होता है, ये शर्म की बात है। दूसरी बात, अभी झारखंड के माननीय प्रधानमंत्री जी गए, वहां लड़कियां लुट जाएंगी, ये क्या मतलब है। अब आपने जय श्री राम नारा चला लिया, आपने नारा चला लिया, हनुमान जी का नारा चला लिया, बजरंग बली का नारा चला लिया, आप कर्नाटक के वहां दूसरा नारा चला लिया है, आपने दुनिया भर के नारे चलाए। मैं कहता हूं एक नारा चलाइए सिर्फ, इस देश में महंगाई बेरोजगारी कैसे दूर हो। आप आंकड़ा मत दीजिए, आंकड़े किताबों वाले आंकड़े नहीं चाहिए कि 99,000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में पहुंच गए हैं, लेकिन वो लगेंगे क्या। जैसे यहाँ की 4 प्रोजेक्ट यहाँ से वापस चले गए, जो आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है उसको आर्थिक राजधानी अब गुजरात बना रहे हैं, तो ये क्या सही है। ठीक है, पार्टियां तोड़ के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, जो संविधान की बात करते हैं। अभी प्रधानमंत्री का मैंने सुना। ठीक है, बीडी सिंह साहब यहाँ पर भी देखिए संविधान की बात हो रही है। मैं सुन लीजिए। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। मैं संविधान को बहुत मानता हूँ। हाँ, दल बदल कानून के अंतर्गत क्या था, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब संविधान को नहीं मानना चाहते ना, जो पूरे देश में है। यही तो दिक्कत है सर। सुन तो लीजिए, अब बोलिए मत भाई, आप जब बोलते नहीं तो बोलेंगे। अरे आप काउंटर भी नहीं रखूं मैं सर, ये क्या बात होती है बताइए। 10 सेकंड हो जाइए ना, पूरी बात कर लूं मैं। ठीक है, मैं 10 सेकंड रुके। दल बदल कानून को ताक पे रखकर पार्टियां तोड़े सरकारें बना ली, यही बात 2014 और 2019 में। ठीक है सर, 10 सेकंड हो गए, मैं आपके पास समझ जाऊंगी, लेकिन